ओके, ठीक है, कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे स्टार्ट करें। जो हमने बेसिकली टेस्टिंग, अब आप लोग थोड़े से इसमें ऑलरेडी जानते हो, टेस्टिंग दो टाइप की है मार्केट में, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन। इज इज क्लियर? मैनुअल आपको पता है बाय हैंड करना है, टूल्स का यूज करना है, बट नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज मैनुअल, बेसिकली एक आईटी जॉब है, नो, विच इज कम अंडर नो कोडिंग प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जरूरत ही नहीं है तो सीखनी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। बट मैनुअल के दियर सर्वर डिसएडवांटेज, कि जो जब रिग्रेशन आता है, एवरीवन नोस व्हाट इज रिग्रेशन। ठीक है, जब भी रिग्रेशन साइकिल आती है तो क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपीटेड जो टेस्ट केस है जो हम रिपीट कर रहे हैं, वो रिपीटिशन में टाइम लगता है। क्लियर? कोई भी नया, सपोज करो आपने कोई बिल्ड पास कर दी, क्योंकि ऑल वर्किंग है, सबको पता है बिल्ड क्या है, तो मैं उसी स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रेशर में ऐसे स्टार्ट नहीं करता हूँ बिल्ड। बट आई नो कि आप लोगों को पता है कि बट इस बिल्ड बिल्ड पास हो गई, उस कोई बिल्ड पास हो गई, ठीक है, आपने पास कर दी, बट उसमें कुछ माइनर चेंजेस आ गए। क्लियर है? पीओ की तरफ से माइनर चेंजेस आ गए, फिर वो उसने चेंजेस में बिल्ड चेंज कर दी, तो अगेन पूरी बिल्ड को टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब टेस्ट हम सेकंड टाइम कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऑटोमेशन हेल्प करती है हमें। क्लियर? रिग्रेशन में इम्पैक्ट जब हम एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट आया होगा, तो बहुत सारे टेस्ट केस चलाने पड़ते हैं, वहां पे भी रिग्रेशन हेल्प करती है। प्रोडक्ट लाइव हो चुका है, टेस्टिंग खत्म हो गई है, मैनुअल टेस्टिंग, लेकिन फिर भी लाइव प्रोडक्ट पे कंटिन्यूअस टेस्टिंग करनी होती है कि कहीं और प्रॉब्लम ना आ जाए, कस्टमर से प्रॉब्लम पहुंचने से पहले हमें। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अपने मैनुअल टेस्टर बैठा दूं और कहते रहो कि दिन भर टेस्टिंग करते रहो, तो वो आगे का वर्क कैसे करेंगे? जैसे क्लियर? तो यहाँ पे मुझे एक मशीन की जरूरत होती है जो मेरे लिए काम करे। तो मशीन को क्या करते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं। मशीन मीन्स सेटअप कोड, कोडिंग, कोई भी एक मशीन, वर्चुअल मशीन सेटअप कर दी, वहां पे टेस्टिंग का कोड लिख दिया, और वो कंटिन्यूअसली जब भी हमने टाइम दे रखा है, डेवऑप्स ने जब भी टाइम दे रखा है रन करने का, तो वो प्रोग्राम से क्या करेगा, रन करेगा। तो ये क्या बेसिकली ऑटोमेशन की, आपने जो मैनुअल के टेस्ट केस थे, क्या करते हो, टेस्ट केस लिखते हो मैनुअली और उनको रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, डिफेक्ट लॉग करते हो, तो वो प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट मीन्स कि जो मैनुअल के टेस्ट केस हैं आपने उनको ऑटोमेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। वो ऑटोमेशन जरूरी नहीं है कोडिंग का हो। इंडस्ट्री में ऑटोमेशन जब हम बात करते हैं, सिर्फ आईटी ऑटोमेशन टेस्टिंग के साथ जोड़ना पड़ता है, तब ये टेस्टिंग में आता है, वरना ऑटोमेशन बहुत सारी चीजों का होता है। इट इज क्लियर? तो किसी भी वर्क फ्लो को ऑटोमेट करना, किसी भी वर्क फ्लो को, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कोड के थ्रू करना, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। जब हम उसको टेस्टिंग में इन्वॉल्व कर देते हैं, दैट इज बिकम ऑटोमेशन टेस्टिंग। क्लियर? तो जब हम सीखेंगे, हम सीख रहे हैं कि ऑटोमेट करना मैनुअल के प्रोसेस को। ठीक है, और कहाँ पे, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन ब्राउजर पे खुलती हैं, ठीक है, डेस्कटॉप के लिए अलग होता है, मोबाइल्स के लिए अलग होता है, लेकिन जो हम सेलेनियम सीख रहे हैं दिस इज बेसिकली ब्राउजर बेस्ड। ब्राउजर पे जो भी एप्लीकेशन चलते हैं, यूट्यूब, अमेजोन, जो भी आपकी ऑफिस की वेबसाइट्स होंगी, एचआरएम जो आप लोग खोलते होंगे, ठीक है, पोर्टल्स जो भी खोलते होंगे, वो सारे ब्राउजर बेस्ड होते हैं। उनके प्रोसेस को, फ्लो को ऑटोमेट करना है और चेक करना है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग। दिस क्लियर? अब इसके लिए हमें क्या जरूरत है, इसके लिए हमें कोड लिखना है। ठीक है, कोड लिख के देर इज ए फ्रेमवर्क और सेलिनियम। जैसे सपोज करो हमें अगर क्रिकेट खेलना है, तो हमें क्रिकेट के ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। फुटबॉल खेलना है तो गो टू फुटबॉल ग्राउंड। टेबल टेनिस खेलना है तो टेबल टेनिस का होना चाहिए, दैट फ्रेमवर्क कि हम वहां पे खेल सके। तो सेलिनियम इज दैट फ्रेमवर्क, इज दैट लाइब्रेरी, जो हमें हेल्प करती है क्या, कोड करने के लिए। कहाँ पे, एक प्लेटफॉर्म पे, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सके, ऑटोमेशन कर सके। इट इज क्लियर? सेलिनियम एक सेट ऑफ लाइब्रेरी है, इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, कमांड देनी है, तो हमें
किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमांड होनी चाहिए। हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जावा, पाइथन, सी शार्प, डॉट नेट। सी शार्प डॉट नेट का ही पार्ट ऑफ है। तो ये मेजरली 3 लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट भी आजकल यूज होने लगी है। ये फ्रेमवर्क्स अलग है। तो इन लाइब्रेरीज की, इन कोड की हेल्प से हम इस लाइब्रेरी पे अपने कमांड लिख सकते हैं। और वो कमांड कहाँ रन होंगी? ब्राउजर पर रन होंगी। बिफोर लर्निंग सेलेनियम हमें क्या आना चाहिए? कि लैंग्वेज आनी चाहिए। तो हमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। फॉर दिस वी हैव सेलेक्टेड जावा। जावा और पाइथन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वर्क करती है। ऑलमोस्ट 50-50% जावा का, 50% पाइथन का है। क्लियर? फर्स्ट वी नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, देन हम क्या करेंगे? कोड कर सकते हैं सेलेनियम के ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में। जो हम पहले सीखेंगे वो हम जावा सीखेंगे। जावा कंप्लीट करने के बाद सेलेनियम सीखेंगे कि सेलेनियम को कैसे यूज किया जाता है। फिर दोनों को इंटीग्रेट करके कैसकेस लिखेंगे। दिस विल बी अवर जर्नी। क्लियर? ये क्लियर हो गया? जावा में हम बेसिकली कोर जावा के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कोर जावा मीन्स कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? वेरिएबल्स। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से सीखेंगे। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड W3 Schools। ठीक है, जावा के ये कोर कॉन्सेप्ट है। कमेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर, स्ट्रिंग, मैच, बूलियन, इफ एल्स, स्विच, व्हाइल, फॉर, ब्रेक, एरे। देन मेथड्स में मेथड्स, पैरामीटर, ओवरलोडिंग, स्कोप, रिकर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कोप्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्लास, एट्रीब्यूट, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, इनम्स तक, आगे नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ तक आने चाहिए, यूजर इनपुट तक। इज दिस क्लियर? ये चीज क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है कोर जावा के, जो हमें चाहिए सेलेनियम को कोड लिखने के लिए। क्लियर है? तो पहला काम, टास्क क्या होगा हमारा? टू लर्न एंड प्रैक्टिस जावा। तो नेक्स्ट 1 मंथ तक हम यही करेंगे, जावा प्रैक्टिस करेंगे, जावा सीखेंगे। क्लियर है? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप्स कॉन्सेप्ट के बेस पे से लैंग्वेज बनी है, विच इज बेसिकली क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको आगे डिस्कस करेंगे। जावा सीखने के लिए फर्स्ट थिंग तो हमें इसके सिंटैक्स सीखने हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है, जैसे अगर मैं किसी को इंग्लिश सिखाने बैठूंगा तो पहले मुझे उसको ग्रामर सिखानी पड़ेगी। क्लियर है? कि नाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन, कि सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होती है। क्लियर? सेम वे में प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं? सिंटैक्स होते हैं और कॉन्सेप्ट होते हैं। सिंटैक्स की हाउ वी विल राइट द लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे, इसके लिखने का तरीका क्या है। कॉन्सेप्ट मोर ओवर सभी लैंग्वेज में सेम है। क्लियर? थोड़े बहुत चेंजेस है, 70% सारी लैंग्वेज सेम है। अगर आपने जावा सीख ली तो समझ जाना कि आपने 70% पाइथन भी सीख ली, 70% सी शार्प भी सीख ली। वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट यहाँ भी होंगे, वेरिएबल के कॉन्सेप्ट वहां भी होंगे, बट यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, वहां पे लिखने का तरीका अलग है। अगर मैं कंपेयर करूं मेरे घर पे और आपके घर पे, दोनों के घर पे 70% सामान सेम ही होगा। बस आपने कहीं और रखा होगा, आप उसको कहीं और यूज करते होंगे, मैं कहीं और यूज करता हूँ। मेरे किचन में भी 70% वही चीजें होंगी जो आपके किचन में होंगी, 30% हो सकता है अलग। क्लियर है? सेम वे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? 70% कॉन्सेप्ट आर दी सेम, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाता है। दिस क्लियर? फर्स्ट थिंग हमें क्या लर्न करना है? हाउ टू राइट दी सिंटेक्स, सिंटेक्स कैसे लिखने। फिर कॉन्सेप्ट, कि वेरिएबल्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट अगर आपने एक लैंग्वेज में ठीक सीख लिए, दूसरी लैंग्वेज में भी सेम है। क्लियर है? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देयर इज अ लैंग्वेज जिसके जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्या है? कि हम क्या करें?
अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। अगर मुझे कुछ आपसे काम कराना है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये ऑटोमेट कर दो, और मैनुअली कर तो कर रहे हो उसको। अगर मैं कहूँगा ऑटोमेट कर, तो मुझे आपको कमांड देनी पड़ेगी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हेल्प करती है कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। मैं इससे कमांड दूंगा कि ब्राउजर को ओपन कर दो, वो लिखना पड़ेगा मुझे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन का काम करती है। लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन। आप और मैं समझ पा रहे हैं कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, तो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैं कंप्यूटर के साथ कैसे बोल रहा हूँ? जावा के थ्रू बोल रहा हूँ। ठीक है। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है दैट इज कॉल्ड बाइनरी। तो जावा भी समझ में नहीं आती। क्लियर है? तो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? हम जावा के कोड लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, वो कंप्यूटर के कोड में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारी बात को समझ में आएगी। ये बेसिकली क्या होते हैं? ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे कभी कभी प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती या इंग्लिश भी नहीं आती, ठीक है, कोई और लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वहाँ पे जापानीज से तो उनको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है कि वो कुछ बात कर रहे हैं और वो उसको कन्वर्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन हो पा रहा है। सेम वे में सॉफ्टवेयर में दीज आर दी ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जावा एक कंपाइलिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो कंपाइल कर देता है बाइनरी कोड। क्लियर? जावा सीखने के लिए हमें एक तो चीज समझ में आ गई, कंपाइलर चाहिए होगा। दूसरी चीज होती है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हम कोड को लिखें कहाँ? अगर मुझे कोई डेटा कलेक्ट करना है, सपोज करो मुझे कोई डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं कहाँ पे इसको कलेक्ट करूँ? तो एक्सेल बना सकते हैं। मुझे एक लेटर लिखना है, कहाँ पे लिखूँ? वर्ड पे लिख सकते हैं। क्लियर? मुझे प्रेजेंटेशन बनानी, कहाँ पे लिखूँ? पावर पॉइंट का यूज करूँ। सेम वे में कोड लिखने के लिए वी यूज आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इज इज क्लियर? उस इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं? कोड लिखते हैं और रन करते हैं। तो ये हेल्प करता है हमें कोड लिखने में, सिंटेक्स कि हमारे गलत तो नहीं लिखे हैं, सही तो लिखे, करेक्ट करने में। जैसे हम एमएस वर्ड पे अगर कुछ सब वर्ड गलत लिख देते हैं, तो वो नीचे रेड दे देता है। ठीक है, तो डिक्शनरी है उसकी, इनबिल्ट डिक्शनरी है, अगर आपने ऑन कर रखी है तो हमें रेड दे देगा। तो सेम वे में अगर मैंने कोड लिखा तो वो क्या करेगा? गलत कोड लिखा, तो जावा का गलत कोड लिखा, तो मुझे एरर दे देगा कि आपने सिंटेक्स गलत लिखे हैं। तो वी विल नीड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और कौन सा हम यूज करेंगे? एक्लिप्स यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। इसको जस्ट आपको डाउनलोड करके सेटअप करना है। इससे पहले मैंने बताया था आपको क्या चाहिए होगा? कंपाइलर। आपको एक बार बता देता हूँ कैसे सेटअप करना है, और वी विल गिव यू वीडियो, तो आप वीडियो देख के कर सकते हो। जावा, यू हैव टू गो टू जावा डाउनलोड। ठीक है, ओरेकल से कर सकते हैं। 17 एंड 21 वर्जन ऑफ जावा है, जेडीके 17। क्लियर? विंडोज के लिए चाहिए, दिस विल विंडो। आप इंस्टॉलर से कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। 17 ही कर। ठीक है, 17 हम जेनकिन सीखेंगे ना, 17 के साथ वो कंपेटेबल है। 21 इज द लेटेस्ट, अभी जेनकिन इसके साथ आया है। क्लियर? 21 भी कर सकते हो, और जब जेनकिन सीखेंगे तो आप 17 अलग से भी कर सकते हो, उसको 17 की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? यहाँ से आप, अगर आपके पास मैक है, मैक का यूज कर सकते हो। ये कॉम्प्रेस फाइल है, ये इंस्टॉलर है, एम आई कुछ भी कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। क्लियर? जो आप डाउनलोड कर लोगे, सीएमडी में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जावा हाइफन हाइफन वर्जन। तो दिखा रहा है कि 20th वर्जन है। मैंने दो इंस्टॉल कर रखे हैं, एक 20 एक 17। क्लियर? तो इसमें बता रहा है कि जावा इंस्टॉल्ड है। क्लियर?
सेम वे में मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा कि कैसे उसके स्टेप्स हैं, बस नेक्स्ट नेक्स्ट ही क्लिक करना होता है। एक्लिप्स डाउनलोड, फिर हमें आईडी चाहिए। ये एक्लिप्स की ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ पे लोगो बना है। क्लियर। एक्लिप्स, ठीक है। ये है, मैं इसका आपको लाइक भी दे दूंगा और इस पे शेयर कर दें। एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, विंडोज, मैक और लिनक्स, यहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर। इसको डाउनलोड करेंगे, ये सेटअप आपका डाउनलोड हो जाए। क्लियर। सिर्फ आपको नेक्स्ट करना है। जैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा एक्लिप्स। क्लियर। इसको ऑन करेंगे, यहाँ से आपको सीखना है। क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना जिसके अंदर हम जावा लिख सकें। क्लियर। अब यहाँ से आपको सीखना है फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम सपोज लर्निंग जावा बैच 12 p। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जीआरई ले लेगा कि कौन सा कंपाइलर आप यूज करना चाहते हो। अगर आपने मल्टीपल कंपाइलर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हैं और पार्टिकुलर किसी वर्जन पे जाना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। बाय डिफॉल्ट ये आपका, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये बॉक्स चेक होगा, इसको आपको अनचेक रखना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि अभी मॉड्यूल बिल्ड नहीं करना है, ये बॉक्स अनचेक रहना चाहिए। फिनिश। आप बाय डिफॉल्ट जो भी जेडीके होगा वो उसको इंस्टॉल कर लें। अगर आप स्पेसिफिक जाना चाहते हो कि मेरे पास 19 भी है, 20 भी है, कि मेरा कोई टारगेटेड है कि पुराने पे बनाना है या नए पे बनाना है, तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन में। बाय डिफॉल्ट वो लेटेस्ट सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। लेटेस्ट 17 आप कर लो, 17 या 21 कोई भी। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया जहाँ पे हम जावा लिखेंगे। जहाँ पे देखो जेआरई आ गया। जेआरई क्या है, ये लाइब्रेरीज है जावा की। जेआरई के अंदर क्या है, बेसिकली कंपाइलर है और लाइब्रेरीज है जो हमें हेल्प करता है कोड लिखने में। जर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेडीके इज अ टूल किट। जेडीके क्या है, पूरा इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो कंपाइलर भी देता है, इन्वायरमेंट भी देता है, हम रन कर सकें। इसके अंदर जेआरई आता है। जेआरई के अंदर लाइब्रेरीज है, जावा का कुछ बना बनाया कोड है। हाँ, जो हम इंपोर्ट करके रखते हैं वो इंपोर्ट वाली क्लासेस इसके अंदर है। ठीक, आगे सीखेंगे जब पैकेज बनाएंगे ना तब सीखेंगे। उसी क्लासेस जब बनाएंगे तब मैं बताऊंगा कि ये इनबिल्ट क्लासेस है, इनके अंदर कोड है। ठीक है। ये पैकेजेस बने हुए हैं, जैसे हम जावा नेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। मैं कोड लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सोर्स, सोर्स के अंदर क्या करते हैं हम, कोड लिखते हैं। तो पहले हम एक पैकेज क्रिएट कर रहे हैं न्यू, या क्लास क्रिएट कर रहे हैं। पैकेज का नाम दे दे रहे हैं सपोज ड्यूकेट, और अपनी फर्स्ट क्लास का नाम दे रहे हैं डेमो। क्लियर। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, अभी बताता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन क्या है। क्लियर। जावा का जो प्रोजेक्ट है, पूरे प्रोजेक्ट में देर इज वन एंट्री पॉइंट। क्लियर। पूरे प्रोजेक्ट का एक एंट्री पॉइंट होता है कि वो वहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है।
तो जावा कहता है ये कि आप एक क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाओगे जिसके अंदर वो एंट्री पॉइंट होगा। कंपाइलर को पता होगा कि यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो ये मेन मेथड है जो पब्लिक है, स्टैटिक वॉइड है, मतलब समझेंगे आगे स्टैटिक वॉइड है तो ये एक एंट्री पॉइंट हो गया। तो ये एक ही क्लास होनी चाहिए पूरे प्रोजेक्ट में। देयर शुड बी ओनली वन एंट्री पॉइंट। क्लियर? अब ये किसी के भी अंदर बना सकते हो आप, डेमो के अंदर मल्टीपल क्लास बनाइए, किसी के अंदर एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है? और ये यही नाम से होना चाहिए क्योंकि उसको यही नाम होता है। इज दिस क्लियर? एक एंट्री पॉइंट, जैसे एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अंदर मेन एंट्री पॉइंट एक होगा, उसके अंदर हो सकता है बहुत सारे। इज दिस क्लियर? तो देखो हमने क्या किया है, ये पैकेज है। पैकेज इज लाइक अ फोल्डर कि हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, सारा कोड यहाँ पे लिखा, एक फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर के अंदर पहला क्लास, क्लास के अंदर कोड लिखा है। अभी क्लास ऑब्जेक्ट पे नहीं जाना है। जावा ना एक तरह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, जब आप इसको फर्स्ट टाइम लिखते हो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली हूप्स बेस्ड है। ठीक है? अगर आपने कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है ना तो ये थोड़ी सी समझने में टफ लगती है। इससे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सी या पाइथन आनी चाहिए। वो ऐसी लैंग्वेज है जो आप बगैर इस स्ट्रक्चर के भी बना सकते हो, पर जावा नहीं बना सकते। क्लियर? जावा में एक डायरेक्ट हूप्स बेस्ड लैंग्वेज है, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को लाना ही होता है डे वन से। क्लियर? हूप्स कॉन्सेप्ट हम थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो यूके। ठीक है? सपोज मैंने कोई भी एक लाइन लिख दी, कोड है, वो समझेंगे क्या लिखा है। ये स्क्रीन पे प्रिंट करता है हेलो ड्यूकेट। अब इसको रन करना है, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करना है, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है स्क्रीन पे? हेलो ड्यूकेट। तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, हमारा कोड रन कर रहा है। इज दिस क्लियर? जो ऑनलाइन है क्लियर है? मानसी, साजिया, मानसी आपको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? ओके ग्रेट। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने क्या किया है, हमने जावा नहीं सीखी है, सिर्फ प्रोजेक्ट को सेटअप करना सीखा है, अपना इन्वायरमेंट बनाया कि हम कहाँ पे सीखेंगे। सपोज हमने अपना ग्राउंड प्रिपेयर कर लिया कि यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। क्लियर है? तो जो मैंने कोड लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको समझ में आ गया कि मैं क्या कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो कैसे समझ में आ गया? इसको डिफाइन कर रखा है पहले ही। अगर हम गो टू डेफिनेशन में जाएं, ठीक है, देखो ये कोड लिखा हुआ है। क्या ये मैंने लिखा है? नहीं। अभी आपके के सामने तो प्रोजेक्ट सेटअप किया है, तो कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। ठीक है? क्या मैंने सिस्टम क्लास को गो टू डिक्लेरेशन में कहेंगे, क्लास बनाई थी, इतना सारा कोड देखो अपने आप आ गया। क्लियर है? क्या ये मैंने लिखा था? नहीं। ये कहाँ से आया? जो जावा डाउनलोड करी थी, हमने जावा डाउनलोड करी थी ना, जावा डाउनलोड मतलब जावा का कंपाइलर, उसने जो जेआरई दिया था उसके अंदर लाइब्रेरी थी, उन लाइब्रेरी के अंदर कोड था। क्लियर है? वो कोड जो मुझे हेल्प करेगा आगे का कोड लिखने में। तो जावा कैसे लिखी जाती है वो इन कोड्स में डिफाइंड है कि इनबिल्ट लाइब्रेरी है, बनी बनाई टूल है। क्लियर?
इनके ऊपर मैं अपना कोड लिख सकता हूँ। जैसे मैं किचन में पहुंचा, कोई भी किचन में, किसी रेस्टोरेंट किचन में पहुंचा, तो वहां पे बहुत सारा सामान अपने आप रखा होगा, मुझे जाके सिर्फ अपनी डिश प्रिपेयर करनी है, तो वहां पे रॉ मटेरियल रखा होगा। क्लियर? तो ये लाइब्रेरीज क्या है? एक तरीके से रॉ मटेरियल है, जिनको आप अपनी तरीके से यूज करके कोड लिख सकते हो। हर पर्सन अपना अपना हिसाब से कोड लिखेगा, हर को अपना अपना काम है। क्लियर है? तो ये जो JREs था, ये जो हमने बात करी थी प्रिंट एलन की, कहाँ से आ रहा है? जावा इनपुट आउटपुट प्रिंट स्क्रीन प्रिंट एलन, तो इस क्लास से आ रहा है। ठीक है? क्लियर है? ये JRE के अंदर होगा। हम इसको ओपन करेंगे, जावा लैंग्वेज डॉट सिस्टम। जब हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक पैकेज होगा जावा लैंग्वेज करके। वी नीड टू फाइंड, ठीक है, यही कहीं वो पैकेज होगा, या उस पैकेज का जावा कंपाइलर। ये देखो, ये क्लासेस डिफाइंड है, बस को हम खोलेंगे ना, ये कोड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है? जावा बेस, जावा लैंग्वेज ये है। इसके अंदर क्लासेस है, कौन सी क्लासेस है? सिस्टम क्लास है, ये वाली क्लास। ठीक है? इस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें डिफाइंड है। इस क्लास को हमने यूज कर लिया, इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, तो प्रिंट एलन इज वन ऑफ द मेथड। कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, तो हमने एक फंक्शन यूज कर लिया उसका। तो दिस इज द क्लास, दिस इज द मेथड। ठीक है? आउट डॉट प्रिंट एलन, हम उस मेथड का क्या काम है कि जो भी मैं कुछ यूजर लिखे वो स्क्रीन पे जाकर प्रिंट कर दो। अभी ये मेथड है प्रिंट एलन, ये क्लास। ठीक है? अभी डिस्कस करेंगे, अभी क्लास मेथड पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बेसिक स्टार्ट कर। क्लियर है? तो अभी क्लास मेथड पे नहीं जाना है, उससे पहले इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर जब हम क्लास को पढ़ेंगे, मेथड को पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कौन सी क्लास है, कौन सी मेथड है। क्लास के अंदर मेथड होते हैं, ये समझ लो आप। सिस्टम डॉट जब भी मैं करूंगा तो सिस्टम क्लास होगी, प्रिंट एलन उसका मेथड होगा। आउट ये स्ट्रीम है कि कहाँ पे प्रिंट करना है, इन लेना है या आउट करना है। क्लियर? अब इस पे नहीं जाते हैं। ठीक है? ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा स्टार्टिंग, मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया कि आप ब्लैंक किनारों के कहाँ से आया। क्लियर है? तो ये हमने अपनी क्लास बनाई है, ये मेथड अपना बनाया है। तो क्लास बनती है, उसके अंदर मेथड बनता है। तो ये देखो, ये तो इनकी थी, और इसके अंदर हमने क्या करी, अपनी क्लास बना दी। तो ये हमारी क्लास हो गई। ठीक है? इसके अंदर एक मेन मेथड है जो प्रिंट करता है। तो जब भी प्रोग्राम चलेगा, जब भी ये हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, उस मेन क्लास में जाके, मेन क्लास में जाके उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है? ऐसे डिफाइन। तो क्लास और कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे, इससे पहले इसका बेसिक समझते हैं। अभी हमें इसके ऊपर का और इसके नीचे का ध्यान नहीं देना, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये क्या डिफाइन है कि जावा कैसे चलती है, उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है? क्लास और ऑब्जेक्ट, अभी हम क्लास बना रहे हैं। ठीक है? तो क्लास का कॉन्सेप्ट हम बाद में सीखेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। उससे पहले आपको इसका और बेसिक सीखना है। कितना ये बना बनाया है, इसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो आपको अब समझ में आना चाहिए, वो हम सीखेंगे। तो वो सीख लेंगे, फिर बाहर स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इज इज क्लियर? सबसे जो पहले कॉन्सेप्ट है, तो जावा को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इसको ऑटोमेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसको डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। वेब, मोबाइल एप्लीकेशन, गेम्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? गेट स्टार्टेड, जावा का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको,
वो देख सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और जब हम क्विक स्टार्ट करते हैं इस तरीके का प्रोग्राम आता है। ये इसका स्ट्रक्चर है मेन, और ये इसका मेन एंट्री पॉइंट, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर। जावा का प्रीडिफाइंड सिंटैक्स। अब जावा में क्या होता है कि जिस नाम से हमने क्लास बनाई होती है उसी नाम से उसका फाइल सेव होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मेन है, तो फाइल कैसे सेव है, मेन डॉट जावा से। क्लियर। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये मेन मेथड है, ये क्लास है, ठीक है, ये मेथड है। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे क्लास और मेथड का यूज करके लिखेंगे। तो हमने ये सिंटेक्स लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मेन मेथड के अंदर वी हैव यूज प्रिंटलन मेथड। ये मेथड का यूज किया जो स्क्रीन पे प्रिंट करता है, और वो कहाँ पे, सिस्टम क्लास के अंदर है। इस हमने ये लाइन लिखी है, println method to output any text which is written in Java। तो जब भी आपको कुछ भी प्रिंट कराना है स्क्रीन में तो आप किस मेथड का यूज करोगे, और ये मेथड कहाँ है, सिस्टम के अंदर है। ठीक है, प्रिंट एलन मेथड, वे प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड है, प्रिंट में जाएंगे तब समझेंगे इसको। और ये जो मेथड यहाँ पे बताया गया है, सिस्टम डबल कोर्स जावा प्रिंट टेक्स्ट, तो यहाँ पे 1 2 3 टाइम यूज किया, आप कितने भी टाइम यूज कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है, तो इतना बेसिक्स आपको क्लियर हो गया कि कुछ भी हम अगर इस मेथड के अंदर लिख रहे हैं, प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, प्रिंट और प्रिंट एलन, एलन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं राहुल शर्मा प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रन करते हैं तो अब क्या प्रिंट होगा, राहुल शर्मा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब जो पहला कॉन्सेप्ट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कमेंट में बाद में आएंगे, वो होते हैं वेरिएबल्स। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको प्रोग्रामिंग में सीखना है, वो क्या है, वेरिएबल। तो आप लोगों में से क्लियर है कि वेरिएबल क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा क्या चीज होती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स डेटा स्टोर करने के लिए। क्लियर। बेसिकली इसको बोलते हैं कंटेनर्स। तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू होल्ड द डेटा वैल्यूज। क्यों, अब आता है क्वेश्चन क्यों। हमें पता लग गया कि क्या है ये, क्यों वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्यों बनाते हैं। नहीं, वैल्यू चेंज हो रही है, सपोज नहीं भी हो रही है, मुझे चाहिए क्यों। बिल्कुल, क्योंकि मुझे आगे प्रोग्राम में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डेटा चाहिए होगा ना। उस डेटा पे क्या एक्शन करना है मुझे। सॉफ्टवेयर क्या करता है, आप उसको डेटा देते हो, वो एक्शन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए मुझे डेटा तो चाहिए। क्लियर। उस डेटा पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो तो बात की कहानी है, डेटा को कैसे स्टोर करना है वो वेरिएबल बताएगा। तो कंटेनर का, जब भी हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना, प्रोग्रामिंग रियल लाइफ का पार्ट है हमारी। जो हम रियल लाइफ में करते हैं ना वही प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं रियल लाइफ में कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स आपने सबसे ज्यादा कहाँ देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल लाइफ। बोतल इज कंटेनर मेरे हाथ में, और सबसे ज्यादा कहाँ देखे हैं आपने, एक, वेरी गुड, किचन में। क्यों, क्यों जरूरत पड़ती है इतनी सारे किचन में। अपडेट भी नहीं हो रहा है सपोज करो, स्ट्रक्चर वे में रखने के लिए। क्यों स्ट्रक्चर वे में रखना है,
इजी होगा। ठीक है, तो मुझे अगर कोई डिश प्रिपेयर करनी है तो मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी किचन में। यस और नो? अगर मैं उस मटेरियल को बार बार लेने के लिए शॉप पे जाऊं, जा सकता हूँ ना, मैं स्टोर नहीं करूँ किचन में, बार बार शॉप पे जाऊं तो क्या होगा? डिश तो बना लूंगा, लेकिन जो टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम मतलब उस डिश को कंप्लीट जो मैं 30 मिनट्स में कर सकता था, लेकिन मेरे पास सामान लेने बार बार जाना पड़ रहा है तो उसमें 3 आवर्स लग गए। तो कोई प्रोग्राम जो मैं 30 सेकंड में रन कर सकता था, बार बार डेटा लेने जाना पड़ रहा है, दूसरे प्रोग्राम को कॉल करना पड़ रहा है, तो उसका टाइम बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एक्शन को रन करने से पहले ही जो जो डेटा चाहिए होता है उसको अपने पास रख लेते हैं। तो डिक्लेयर कर लेते हैं, कहीं से चाहिए तो उसको फैच कर लेते हैं। मुझे पता है मेरे को 3 बजे डिश प्रिपेयर करनी है, 1 बजे मैं सामान ला के रख सकता हूँ, सारा सामान है, ताकि एक ही बार में आ जाए, बार बार आने की जरूरत ना पड़े। तो उससे क्या होता है, प्रोग्राम का टर्न अराउंड टाइम बढ़ता है, सॉरी कम हो जाता है, अगर मैं एक ही बार में लिया है। जब भी आप कभी एप्लीकेशन चलाते होगे, कभी कभी बफरिंग करती है, वो डेटा लेने जाती है, अगर वो बार बार बफरिंग करे तो फिर यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, क्योंकि वो लोड ही होते रह जाएगी। क्लियर है? तो वेरिएबल्स इसलिए यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, जो हम फंक्शन करते समय, प्रोग्राम करते समय, फंक्शन करते समय यूज कर सकें, हमारा प्रोग्राम जल्दी रन। ऐसा नहीं है कि जब भी डेटा चाहिए उसको फैच करने जा रहे हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर किचन में कंटेनर्स हैं, क्या सब एक जैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, क्यों? अलग अलग साइजेस के होते हैं। ठीक है, कोई लिक्विड सॉलिड रखने के लिए अलग अलग होते हैं, कोई 2 लीटर के होते हैं, कोई 5 लीटर के होते हैं, 10 लीटर के होते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे अगर कोई पल्स रखनी, दाल रखनी है, कोई पल्स रखनी है, तो मेरे पास जो कंटेनर होगा वो अराउंड 2 kg, या किसी की बड़ी फैमिली है तो 5 kg का होगा। लेकिन अगर फ्लोर रखना है, आटा रखना है, तो वो 20 kg, 15-25 kg चाहिए होगा। मुझे पता है ये ज्यादा यूज होता है, इसके लिए ज्यादा। क्या मैं पल्स के लिए भी 20 kg यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वहां पे ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, वो जो वेस्टेज है। तो यहाँ पे क्या, अगर मैं वेरिएबल को 2 kg में ना रखे 20 kg में ना रखूं, तो मेरी मेमोरी ज्यादा यूज होगी। क्लियर है? मैं सिर्फ कंप्यूटर में क्या होता है, रन करने के लिए रैम चाहिए होती है ना, तो मेरा प्रोग्राम ज्यादा रैम यूज कर रहा होगा, मतलब तो दूसरा प्रोग्राम चलेगा वो कम उसको रैम मिलेगी। तो मुझे वेरिएबल कैसे रखने हैं, पार्टिकुलर साइज के हिसाब से रखने हैं। ये चीज समझ में आ गई, कि वेरिएबल अलग अलग मिलेंगे, जरूरत के हिसाब से हमें उनको पिक करना है। कोई छोटे मिलेंगे, कोई बड़े मिलेंगे, जैसी मेरी वैल्यू मैं स्टोर करूंगा वैसी वेरिएबल मैं रखूंगा। क्लियर हो गया? अब किचन में क्या होता है, सपोज करो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स रखे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस रखी होती है, कहीं शुगर रखा है, सॉल्ट रखा है, तो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं ताकि मुझे दिख जाए कि उसके अंदर क्या है। लेकिन जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो मुझे मेमोरी में दिखेगा नहीं कि वो डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है। मतलब सब ब्लैंक है मेरे लिए, तो ब्लैक है सब कुछ, मुझे नहीं पता है ना। अगर किचन में भी ऐसे होता कि सारे बॉक्सेस ब्लैक हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता, नाम लिखना पड़ता। कैसे लिखता मैं, 1 2 3 कर देता? तो क्या लिखता, नाम लिखने का क्या तरीका होना चाहिए था मेरा? लेबलिंग जो हम बात करें कि लेबल कर दें उसके ऊपर, क्या कर दूं, 1 2 3 कर दूं? नहीं, क्या करूं, प्रॉपर नाम लिखना पड़ेगा कि सॉल्ट है, शुगर है। इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा, कि अगर वहां पे सॉल्ट लिखा है तो मुझे पता है उसके अंदर सॉल्ट है। तो वेरिएबल की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर हो गई? नेमिंग से क्या पता लगेगा कि उसमें किस टाइप का डेटा रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने वेरिएबल बना दिया पिन कोड रखने का और स्टोर कर दिया उसमें नंबर, तो गलत हो जाए। क्लियर है?
तो वेरिएबल की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल किस टाइप का है, सॉलिड है लिक्विड है, यहाँ पे डेटा टाइप होता है कि मुझे नंबर स्टोर कराना है, मुझे स्ट्रिंग स्टोर करानी है। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, क्लियर। या मुझे कोई बूलियन वैल्यू स्टोर करानी है, बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, क्लियर। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा मिलेंगे, डेटा अलग अलग फॉर्मेट में मिलेंगे, उसके हिसाब से मुझे सेलेक्ट करना है कि मैं कैसा यूज करूंगा। तो मैं एक लिख रहा हूँ, इंट नंबर इज इक्वल टू, सपोज इंट मार्क्स कर इज इक्वल टू 67, क्लियर है। तो ये क्या है, ये डेटा टाइप है। इंट मतलब इंटीजर, एनी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर। मार्क्स क्या है, वेरिएबल। और ये क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर है जो उसको असाइन कर रहा है क्या, 67। तो मेमोरी में एक बॉक्स बन गया इंटीजर टाइप का, जो 4 बाइट की मेमोरी लेता है। इस इंटीजर को पता है कि मेमोरी कितनी लेनी है, ये फिक्स मेमोरी है 4 बाइट, ठीक है, क्लियर है। तो उसने एक मेमोरी एलोकेट कर दी, उसका नाम क्या रख दिया, मार्क्स। उसके ऊपर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी। सपोज करो एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर लेबल हो गया मार्क्स और उसके ऊपर वैल्यू हो गई 67। तो मुझे कभी भी मार्क्स का यूज करना है, ठीक है, तो मैं इस वेरिएबल का यूज करूंगा और वो 67 मुझे मिल जाएगा, क्लियर है। हाँ, वो मेमोरी में जाएगा। उसमें हमें नहीं जाना है चार, वो मैं बताता हूँ। 4 बिट का मतलब होता है इतना डेटा। कहने का मतलब है इसकी साइज जो है ना, वो ये साइज है कि मैं निगेटिव में इतना नंबर बड़ा तक जा सकता हूँ, पॉजिटिव में इतने बड़े तक जा सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे 67 दे रहा हूँ ना, तो मैं अगर इसको बढ़ाना चाहूँ तो क्या मैं इतना दे सकता हूँ, नहीं। मैक्सिमम मेरी रेंज ये है कि इतनी बड़ी डिजिट तक को होल्ड कर सकता है, ये मैक्सिमम डिजिट है। 4 बाइट का मतलब होता है, जैसे 4 बाइट का मतलब होता है, एक बाइट में होती है 8 बिट्स होती है, ठीक है, 8 बिट्स होती है। तो 32 बिट में जो भी नंबर आ सकते हैं, तो 0 1 की फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में, तो इतना बड़ा नंबर ये 32 बिट में जा सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर इससे बड़ा लेना है तो इंट की जगह लॉन्ग आ जाता है, भी डिस्कस करेंगे। तो कैसे स्टोर होता है वो कंपाइलर करता है अपने हिसाब से, ठीक है, तो उसकी एग्जीक्यूशन पे नहीं जाना है। इज दिस क्लियर। इसमें इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, हमें मैक्सिमम साइज ये लेना है। इससे बड़ा अगर मैंने एक भी कर दिया ना, तो वो एरर देने लगेगा। हाँ हाँ, ये वो नंबर है। नहीं नहीं, 2 लाख ये वही नंबर, प्रॉपर नंबर है ये। मैक्सिमम इतना नंबर होल्ड कर सकता है। 32 बिट में हम इतने बड़े नंबर तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते, क्लियर। वापस आते हैं वेरिएबल में। पहले वेरिएबल्स के टाइप समझते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल आपको मिलेंगे स्ट्रिंग टाइप के, सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कि कोई भी टेक्स्ट अगर मैं लिखूं और वो डबल कोट्स में लिखूं, सपोज मुझे भारत लिखना है, भारत का एक नंबर है, नहीं, ये कैरेक्टर का सीक्वेंस है। और जब भी हम इसे लिखेंगे प्रोग्रामिंग में डबल कोट लगा के लिखते हैं, क्लियर। तो ये क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है प्रोग्रामिंग में, स्ट्रिंग। अब इसके अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 1। अगर डबल कोट्स के अंदर 2 3 1 लिखा है तो ये भी क्या है, टेक्स्ट है, करेक्टर का सीक्वेंस है। ये क्लियर हो गया। अगर सिर्फ इतना लिखा है तो ये भी स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। ये 2 3 1 है, 231 नहीं है, ये 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है। डेसिमल 10, ये डेसिमल नंबर में नहीं लिखा है। अगर 231 लिखना है
तो ऐसे लिखना है, ये नंबर है। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? स्ट्रिंग हेलो, इंट पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, फ्लोट फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। कैर कैरेक्टर होता है सिंगल डिजिट नंबर, कि मुझे अगर सिर्फ ए या बी स्टोर कराना है, एक डिजिट स्टोर करानी है, ठीक है, वो भी हम करा, क्या यूज करेंगे? कैर। कैरेक्टर मतलब बूलियन, बूलियन की दो स्टेट होती है, ट्रू या फॉल्स। हो जाता है कभी कभी यस नो करके, नहीं कहीं भी अगर सिंगल डिजिट यूज करानी है, स्विच केसेस बनते हैं, एबीसी स्टोर कराना है, तो वहां यूज कर सकते हैं, बहुत कम होता है, बट रेयर है, यूज कर सकते हो, और कहीं जरूरत पड़ सकती है, बट पढ़ना है, अगर प्रोग्रामिंग में है तो पढ़ना है। बूलियन, बूलियन एक ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ दो वैल्यू रखती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर हमें ट्रू या फॉल्स में कुछ वैल्यू स्टोर करानी है, तो हम बूलियन को प्रेफर करते हैं। क्लियर? अब इसको लिखते कैसे हैं? बिफोर यूजिंग वेरिएबल या बिफोर असाइनिंग एनी वैल्यू टू ए वेरिएबल, वी नीड टू डिक्लेयर इट, ठीक है। जावा में डिक्लेयर करना पड़ता है, पाइथन अगर पढ़ोगे तो उसमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम असाइन कर सकते हैं। वो डायनेमिक साइज लेता है, ठीक है। अब इसमें डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि मुझे पता है इसमें स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर, मुझे पता है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल होना है, इंट लिखेंगे, इंट ए इज इक्वल टू 10 और सेमी। ए क्या हो गया? वेरिएबल। एन क्या हो गई? वैल्यू। इक्वल टू हो गया ऑपरेटर जो असाइन कर रहा है, इंट क्या हो गया? डेटा टाइप। तो इसमें आज के बाद जो भी वैल्यू आएगी, या आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, ए इंट ए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो इंट टाइप का है, बाद में इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कैसी वैल्यू असाइन करेंगे? इंटीजर। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ऐसे लिख के भारत नहीं लिख सकते, ठीक है। और डिक्लेयर और असाइनमेंट एक लाइन पे भी कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग करनी है स्टोर, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू भारत। क्लियर? इंट माई नम इक्वल टू 15, इंट माई नम डिक्लेयर किया, इसमें वैल्यू असाइन करी और प्रिंट कर दिया। क्लियर है? चलो अब इस प्रोग्राम में आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। इसमें कहानी पे नहीं जाना है, सिर्फ ये समझ लो कि प्रिंट करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, तो इसको बाद में समझेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है। डिफॉल्ट आइडिया दे दिया कि कहाँ से आ रही है ये, ठीक है। मुझे प्रिंट एलन के अंदर एज इट इज कुछ प्रिंट कराना होता है, तो मैं डबल कोट्स में देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, एक और इंट बनाया, इसके अंदर लिख दिया सम ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो ये वार्निंग दे रहा है, क्या कह रहा है कि आपने इसको डिक्लेयर किया, इसको यूज किया, इसको डिक्लेयर किया, इसको भी डिक्लेयर किया, लेकिन आपने यूज नहीं किया है, तो व्हाइट कलर की वार्निंग दे रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल सम इज नॉट यूज, क्या आपने यूज ही नहीं किया प्रोग्राम में, तो इसका फायदा लिखने का क्या है? तो अगर हमें चाहिए इसको, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं SUM, तो वार्निंग चली गई। वार्निंग आपके प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करती है। क्लियर? अगर जैसे ये आ रहा है 23 लिख दिया, फिर रेड हो गया, कह रहा है आपने ऐसे वेरिएबल तो कोई बनाया नहीं जो आप यूज करना चाहते हो, कि प्रोग्राम को रन करने ही नहीं देगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी कि सिंटैक्स लिखने में गलती कर दी है। अगर मैं इसको ना यूज करूं, तो मैं लिखने में कोई गलती नहीं की है, लेकिन कॉन्सेप्ट की एरर गई है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको यूज नहीं किया है। क्लियर? तो अगर मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू प्रिंट हो, तो यहाँ पे सम लिख दूंगा, SUM, ठीक है। जो भी आंसर होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, 30।
अगर मैं चाहता हूँ, अब यहाँ पे दो चीज होती है। अब इसकी वैल्यू ना प्रिंट होके ये खुद प्रिंट हो जाएगा सम। अभी स्ट्रिंग है सम। अगर मुझे कुछ यहाँ पे लिख के प्रिंट कराना है, डबल कोट्स, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो वेरिएबल का नेम, डबल कोट्स में वो किसी का नेम नहीं प्रिंट कर रहा है, अपना एक सिंटेक्स प्रिंट कर दे रहा है या एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दे रहा है। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है? तो वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल यूज करना और वेरिएबल को प्रिंट करना, ये हमने सीखा। क्लियर है? अब क्या होता है, किचन में अगर मैंने ए में पहले कुछ स्टोर किया था, अब चेंज कर दूं, ए इक्वल टू 20 कर दूं, किसी बॉक्स से मैंने टी फिल करी थी, उसको निकाल के मैंने उसमें शुगर डाल दी। तो अगर मैं अब उस बॉक्स को यूज करूंगा तो उसमें से क्या निकलेगा? शुगर निकलेगी, डेट हो जाती है। मेमोरी में अगर 10 था, मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो अब प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा? अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। वेरिएबल का मतलब है उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे b इज इक्वल टू 30 में लिख दूं और अब प्रिंट करूं, a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी, अब b की वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो अगर मैं सम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 10, 40। आंसर क्या आना चाहिए? 40। क्लियर? वैल्यू इंक्रीज या चेंज हम कर सकते हैं, डिक्रीज या चेंज हम कर सकते हैं। क्लियर? फाइनल वेरिएबल, हम चाहते हैं हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो उसकी फाइनल वैल्यू हो, कोई चेंज ना कर सके, तो हम क्या लिख देंगे? फाइनल कीवर्ड लिख देंगे। कीवर्ड मतलब प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी चीजें ऑलरेडी डिफाइन है जो बताती हैं कि उसको क्या करना है। कीवर्ड इज लाइक कि हमने एक सिंटेक्स लिख दिया फाइनल, ठीक है। सपोज मैं अगर इसके आगे फाइनल लिख दूं, बी को मैंने चेंज किया था, यहाँ पे फाइनल लिख, ठीक है। जो भी सिंटेक्स का पार्ट है ना वो ब्लैक कलर में दिखेगा। अब ये आगे एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते क्योंकि पहले ऊपर आपने फाइनल लिख दिया, तो ये अलाउ नहीं करेगा, वो हटाना ही पड़ेगा। फाइनल इज अ कीवर्ड जो आपके वेरिएबल को चेंज होने से रोक सकता है, अगर आप प्रोग्रामिंग में ऐसा चाहते हो। ए की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, बी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ए इज इक्वल टू 40 हम कर सकते हैं। क्या आना चाहिए आंसर? 60, 40 और 20। इज दिस क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। डिक्लेयर किया हमने इंट, इन डेटा को समझो। अभी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, मैं एक बताता हूँ। इंट माई नंबर, वेरिएबल ले लिया 5, यूज कर लिया। फ्लोट, फ्लोट दिखाएं, वेरिएबल फ्लोट के लास्ट में हम एफ लिख देते हैं ताकि पहचान में आ जाए कि ये फ्लोट लिया हुआ है, ठीक है। कैरेक्टर लेना है, कैर माई कैरेक्टर, कैरेक्टर में लगता है सिंगल कोट ताकि स्ट्रिंग से हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। क्लियर? बूलियन वैल्यू सिर्फ दो वैल्यू रखती है, ट्रू या फॉल्स। इसमें डबल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, स्ट्रिंग नहीं है, ये इसके फिक्स कीवर्ड्स है, ट्रू या फॉल्स। क्लियर? तो हमने एक बूलियन बनाया, माई बोल वैल्यू, स्ट्रिंग बनाई, माई टेक्स्ट रख दिया। हाँ, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में, कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में। अगर आपने ऐसे लिख दिया, क्या है ये? स्ट्रिंग है, ये करेक्टर नहीं है। करेक्टर की प्रॉपर्टीज अलग होती है, स्ट्रिंग की अलग होती है। क्लियर? इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए इसकी वैल्यू को आप बढ़ा भी सकते हो। अगर मैंने कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर दी माई टेक्स्ट, अब इसमें मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ, मैं ए की वैल्यू रखना चाहता हूँ, क्या मैं रख सकता हूँ?
तो रख सकता हूँ। क्या मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ? आर राहुल लिखना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लेकिन ये टेक्स्ट करेक्टर में नहीं कर सकता। चेंज कर सकता हूँ लेकिन वैल्यू नहीं इंक्रीज कर सकता, क्योंकि वो सिंगल करेक्टर ही लेता है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन द करेक्टर एंड दिस स्ट्रिंग। क्लियर है? अगर मैंने करेक्टर बना दिया, ठीक है, डिक्लेयर कर दी वैल्यू, नीचे असाइन कर दी डी, क्या मैं इसके बाद ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ दिनेश? नहीं कर सकता। स्ट्रिंग में कर सकता हूँ, इसमें नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये साइज ही एक है इसका। नहीं कर सकते हो ना, फाइनल का मतलब है चेंज, चेंज कर सकता हूँ ना मैं, यहाँ पे आर लिख सकता हूँ ऐसे, लेकिन राहुल नहीं लिख सकता क्योंकि उसका साइज छोटा है। अगर मैं फाइनल लिख दूंगा तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि डी सिंगल। अब मैं ये भी नहीं कर सकता। अब मैं चेंज करना चाहूँ उसको ए भी नहीं कर सकता। दोनों में डिफरेंस है। ये चीज क्लियर है? तो ये आपको बना के देखनी है और उनको प्रिंट करके देखना है। क्लियर? आगे डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के हैं जो बने बनाए हैं। जब इंट, अब सब इंट का यूज करना है, इंट में इतना बड़ा नंबर आ सकता है। जब हम लॉन्ग, इंट का बड़ा साइज आपको लेना है तो लॉन्ग लेते हैं, इंट की जगह क्या लिख देते हैं हम? लॉन्ग। लॉन्ग नंबर, और नंबर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है? ऑटोमेशन में तो जरूरत नहीं होती है, तो आप इतना बड़ा नंबर तक जा सकते हो। फ्लोट 6 to 7 डेसिमल पॉइंट, फ्लोट की जगह डबल लिख दोगे 15 डेसिमल पॉइंट तक जा सकते हो। बुलियन, बुलियन ट्रू या फॉल्स ही लेता है। करेक्टर 2 बिट्स लेता है, एसकाई वैल्यू स्टोर करता है। क्लियर? नंबर्स में और छोटा जाना है तो बाइट, इतना बड़ा नंबर ही स्टोर कर सकते हो। शॉर्ट, इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो। इंट, इतना बड़ा नंबर। लॉन्ग, इतना बड़ा नंबर। तो इनकी जरूरत डेवलपमेंट में होती है जब हम मेमोरी साइज में डिपेंड करते हैं। ऑटोमेशन में इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेशन में आपको मेजरली इन डेटा टाइप का यूज करना है। बिट बिट बिट, बिट बाइट वाला जो नंबर्स में जाओगे ना, ये बाइट, बिट साइज नहीं आता, तो इसमें इतना बड़ा नंबर ही आएगा। ठीक है? इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग जब मेमोरी साइज हमें चाहिए होता है ना, जब आप ड्राइवर्स बनाते हो या सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करते हो तब चाहिए होता है। ऑटोमेशन में नॉर्मल साइज चाहिए होता है। मतलब आपको इतने डीप पे नहीं जाना है, आपको इतना पता होना चाहिए, इतने साइज पता होना चाहिए ये क्या है। नहीं, हाँ, इसमें प्रोग्रामिंग में उससे छोटा नहीं है। बिट नहीं है, कर सकते हैं। बिट नहीं है, बाइट से ही शुरू है। ठीक है? इतना डेटा टाइप आपको आना, समझ में आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है टाइप कास्टिंग, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। आप एक बार इसको रिवाइज कर लोगे ना तब टाइप कास्टिंग में। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि टाइप को चेंज करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम पिक करेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स जिनका यूज करके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ये क्लियर हुआ? कि ऐसे सिंबल्स जिसका हम क्या करें, यूज करके, जैसे हमने प्लस का यूज किया है, माइनस का यूज किया है, तो ऐसे कितने ऑपरेटर होते हैं? ऐसे होते हैं अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन लॉजिक और बिटवाइज। तो ये 5 टाइप के ये ऑपरेटर हमें यूज करने देता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो मैथ्स में यूज होते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन में यूज होते हैं। ठीक है? कैसे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई का यूज करना है तो ये सिंबल आ गया। डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। प्लस क्लियर है?
माइनस क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन क्लियर है, डिवीजन क्लियर है। मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। जैसे मैंने अगर 15 मॉडुलस का साइन लगाया और 2, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो जब भी मुझे रिमाइंडर चाहिए होगा तो मैं मॉडुलस का यूज करूंगा। क्लियर? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हमने कोई वैल्यू है इंट a इज इक्वल टू 10, इसको सिर्फ इंक्रीमेंट करना है। a इक्वल a प्लस 1, उसकी वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू है 10 प्लस क्या वैल्यू हो गई इसकी? 1। और जब प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई? 11। एक बार इसको करके देखते हैं। इंट a इज इक्वल टू 10, a में क्या कर दो? a प्लस 1 कर दो और प्रिंट कर दो क्या? a। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई? अब अगर हमें ऐसा नहीं करना है, हम एक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ए प्लस प्लस। ये क्या करता है? ए को एक से इंक्रीज कर दो, तो ये शॉर्टकट है ए प्लस का। क्लियर? ए माइनस, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लूप्स में ज्यादातर हम यूज करते हैं, लूप्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे इस तरह के कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। ए प्लस 1 भी कर सकते हो, ए प्लस प्लस भी कर सकते हो। ये थोड़ा फास्ट होता है। अगर हम, अब इसमें ये क्या करेगा? ए की वैल्यू को लेके आएगा, प्लस 1 करेगा, दोबारा असाइन करेगा। ये क्या करेगा? जो वैल्यू है उसी में एक ऐड कर देगा। ये थोड़ा सा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये प्रोग्राम सपोर्ट करता है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में, लॉजिक बिल्ड करने में। नेक्स्ट है जावा असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यू को असाइन करना। हमने क्या कर रहे हैं कि 10 की वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं कहाँ पे? ए में। इज इट क्लियर? ए की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो ये इस ऑपरेटर की वजह से हो रहा है। x इज इक्वल टू 5। ठीक है? अब यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। ये समझ में आ रहा है? इसका शॉर्टकट भी है एक, कि प्लस इक्वल 5 कर सकते हो आप। क्या करो? प्लस, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती बट पार्ट है सिंटेक्स का तो मैं बता रहा हूँ। ये क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू में प्लस कर दो 5 और उसको असाइन कर दो। इसकी वैल्यू 10 है, इसी में 5 असाइन कर दो, ऐड कर दो। ये सिर्फ सिंटेक्स लिखने का तरीका है। ये शॉर्टकट है ए प्लस 5 का, कि आप ऐसे लिख सकते हो। ये क्या करेगा? ए की वैल्यू में प्लस करेगा क्या? 5, और उसको असाइन कर देगा। तो जो भी वैल्यू होगी उसमें 5 जाके ऐड कर देगा। शॉर्ट हैंड तरीका है लिखने का। स्टार्टिंग में आप इसी को फॉलो करिएगा, ये ज्यादा रीडेबल है। तो थोड़ा सा फास्ट है। ये क्या करता है? ए की वैल्यू को लेके आता है, 5 ऐड करता है, दोबारा साइन करता है। ये उसी की वैल्यू में जाके 5 को ऐड कर देगा। नहीं, 10 की जगह 15 हो जाएगी। हाँ, ये प्लस 5 कर रहा है उसमें, ए की वैल्यू में कर रहा है। ये कह रहा है कि ए की वैल्यू में प्लस कर दो 5 और असाइन कर दो जो भी वैल्यू हो गई। ए की वैल्यू कितनी है? 10, प्लस 5 करोगे 15 और उसको असाइन कर दो। मैं कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू को लेके आओ, उससे 5 ऐड करो, वापस दे दो। या मैं कह रहा हूँ कि जो वैल्यू उसमें रखी है उसमें 5 ऐड कर दो। ये थोड़ा सा फास्ट है। क्लियर है? तो ये ऑपरेटर्स हैं, आप सबके साथ ये लगा सकते हो। अभी आप इस तरीके से जाओ, एक्स प्लस 3 कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, डिवाइड। ठीक है? अभी ऑपरेटर को समझेंगे।
बेसिकली क्या सीखना है कि आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो उसमें चेंज करके। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन, लेस देन। तो जो ये वैल्यू आपको देते हैं ना, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा है a+b। तो जो a+b का आंसर आएगा क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है प्लस। लेकिन जब मैं a ग्रेटर देन b रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। मैंने लिखा a इज ग्रेटर, तो a ग्रेटर है, नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं ट्रू, तो जो रिटर्न कर रहा है ये बूलियन वैल्यू है। तो ये जो कंपेयर ऑपरेटर होते हैं, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। क्लियर। पहले ये समझते हैं, ग्रेटर देन समझ में आ गया, लेस देन समझ में आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पर 10 10 कर दूं और लिख दूं a इज ग्रेटर देन b, क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, मेगा क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि a ग्रेटर देन b, लेकिन बराबर है ना। लेकिन अगर मैं a ऐसे लिखूं, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, हम इसको पहले रन करते हैं, फॉल्स सारा समझ में आ रहा है, क्या आएगा, ट्रू, ग्रेटर देन b, ठीक है। फिर आता है इक्वल टू। जब हम सिंगल इक्वल टू लिखते हैं तो उसका मतलब होता है असाइन करना है, डबल इक्वल टू लगते हैं इसका मतलब होता है कंपेयर करना है, क्या ए बी के बराबर है। अगर ऐसा होगा तो ट्रू, और ऐसा अगर नहीं होगा तो फॉल्स। जब हमें वैल्यू को चेक करना हो कि दो वैल्यू आपस में बराबर हैं, इंटीजर वैल्यू ए इक्वल इक्वल बी। ये हम क्यों सीख रहे हैं, आगे लॉजिक बनाएंगे ना तो वहां पे सारी चीजें यूज होती है। नॉट इक्वल टू, जब मुझे कंपेयर करना है कि ए नॉट इक्वल, नॉट की कंडीशन, जिनका एड्रेस दिल्ली नहीं है वो लोग चाहिए, जिनकी एज 18 नहीं है वो लोग चाहिए। पूरे डेटा में जो लोगों की एज 18 नहीं है, ऐसे नहीं कि मैं इक्वल टू 16 इक्वल टू 17 करूं, समझ में आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू भी चाहिए होता है, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो ट्रू, ए इक्वल टू बी नहीं है। क्लियर। लॉजिकल ऑपरेटर। अब मुझे यहाँ पे तीन वैल्यू हैं, अब मुझे चेक करना है ए इज ग्रेटर देन बी एंड इसमें से लिखा जाता है एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, ए इज ग्रेटर देन बी ऐसा है, कर देते हैं इसको ग्रेटर, ठीक है ऐसा है, एंड बी इज ग्रेटर देन सी ऐसा है, बी इज ग्रेटर देन सी, ए ए नहीं है, ए को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो दो कंडीशन हो गई। अगर हमें दोनों कंडीशन या और कंडीशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी कंडीशन लगाना चाहो, एंड, ठीक है, एंड का मतलब क्या है कि सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी आएगा। दूसरा ऑपरेटर होता है और, ठीक है, और का मतलब है
कि इनमें से कोई एक भी ट्रू हो गई, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? ट्रू। या तो किसी की, अगर मैं अलाउ करना चाहूँ, किसी कोई मेल है, 18 अबव एज है, मैरिड है, भी वो वोट कर सकता है, ठीक है। या इन तीनों में से एक है तो वोट कर सकता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, मल्टीपल में से एक ट्रू पे और सारे हैं तो एंड। नॉट, लॉजिकल नॉट जैसे किया था, जैसे हम किसी चीज को रिवर्स करना, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, नॉट, तो ए इज नॉट, आंसर को रिवर्स करना है, फॉल्स। ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू देगा, उसके आंसर को नॉट कर दिया हमने, तो जो भी आंसर आएगा उसका नॉट। अगर स्विच ऑन है, अगर नहीं स्विच ऑन है, ये तो ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्लियर है? तो ये बेसिक्स है वेरिएबल का, ऑपरेटर का, जो आपको यूज करना है। क्लियर है? इसके बाद एक और चीज सीखते हैं, फिर एंड करते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, रन करना चाहता हूँ, प्रिंट होगा, ठीक है। क्या बी ग्रेटर देन ए था? नहीं था, लेकिन प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कमांड लिखी है, ठीक है। और इसके बाद लिखना चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन, एल एन मतलब नेक्स्ट लाइन, प्रोग्राम एंड हियर। दो लाइनें प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, हो रहा, ठीक है। लेकिन अब मेरी कंडीशन है कि ये जो लाइन है बी इज ग्रेटर देन ए, ये तभी प्रिंट हो जब एक्चुअल में बी बड़ा हो। इफ कंडीशन आ गई, प्रोग्राम लॉजिकली चलता रहेगा टॉप डाउन अप्रोच में। टॉप डाउन अप्रोच में अगर आपको कोई कंडीशन, स्टेटमेंट कंडीशनल बनानी है, अभी कंडीशनल नहीं है, प्रोग्राम रन कर, आप कुछ भी लिखते जाओ, रन करता जाए। मैं चाहता हूँ कि ये तभी रन हो, ठीक है, इफ, कि क्या हो, जब एक्चुअल में भी बड़ा हो। तो पहले चेक करो, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं इफ बी इज ग्रेटर देन ए, और यहाँ पे कमांड लिखिए। ये लाइन अब कंडीशन में आ गई। इफ का मतलब होता है कंडीशन लगाना। कंडीशन क्या लगा दी, बी इज ग्रेटर देन ए, तो जब ये ट्रू होगा तभी ये लाइन चलेगी, वरना नहीं चलेगी। क्लियर? रन करके देखते हैं, नहीं चली। क्यों? क्यों? बी बड़ा नहीं है। बी को बड़ा करते हैं, अब क्या होगा, कभी वो चल रही है, कभी वो नहीं चल रही है, बेस्ड ऑन दी कंडीशन। ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख भी सकता हूँ तो ये हर बार चलेगी, क्योंकि हर बार ही ट्रू है। क्लियर? एक्चुअल में कंडीशन देंगे। क्लियर? इफ का दूसरा पार्ट होता है एल्स, कि अगर ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, कब चले, ए इज ग्रेटर देन बी। एल्स क्या हो जाए, अगर ए बड़ा नहीं है तो बी बड़ा होगा। अब डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमने दी है। बी इज ग्रेटर देन ए, ये बता रहा है बी इज ग्रेटर देन ए। अगर सपोज ए इंक्रीज हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी, तभी दोनों लाइन कंडीशनल हो गई, कभी ये चलेगी, कभी ये चलेगी। डिपेंड करता है क्या डेटा आ रहा है। ठीक है? इफ एल्स क्या होगा, कंडीशनल। अगर दोनों बराबर हो गई, अब क्या होगा,
हम्म, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ये चले, वरना ये चले। मेरा स्टेटमेंट को समझो, अगर ए बी से बड़ा है तो ये चले, वरना ये चले। ये तो लिखी है, इफ एल्स। तो क्या ऐसा है? नहीं है, तो क्या होगा? ये चल जाएगा। ठीक है, चला के देखते हैं। प्रोग्राम तो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा। डीबग कर दिया इसको। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये क्या अटैक है? मैंने डीबग पे क्लिक कर दिया था, कवरेज पे क्लिक कर दिया था। कवरेज मुझे, चलो कोई बात नहीं, इसको देखिए, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें कहीं कवरेज वाला ऑप्शन भी आता है, अनचेक या तो एक बार जस्ट गिव मी। फिर आता है, उसको प्रोग्राम पे आता है और एंड करते हैं। डिस्कस कर लेंगे, अब देखते हैं अभी क्या रिस्पॉन्स रहता है और ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, दोनों को बराबर कर दिया था। लेट्स से क्या रन करेगा, रन एज बी इज ग्रेटर देन ए। क्या ऐसा है? नहीं है। प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग चलेगा, जो हमने लॉजिक बनाया। सिंटेक्स हमने सही लिखे है, लेकिन लॉजिक गलत लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि या तो एक नंबर छोटा होगा या तो एक नंबर बड़ा होगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि दो नंबर बड़े हो सकते हैं। तो दो एल्स लिख सकते हैं, इफ एल्स। इफ चेक करो दिस, वरना ये, वरना हम क्या करें, एल्स इफ, एल इफ। उस कंडीशन में एक और कंडीशन लिख सकते हैं, एल्स इफ ए इक्वल इक्वल टू बी हो, तो क्या प्रिंट हो जाए? बोथ नंबर्स आर इक्वल। क्लियर है? इफ, अगर ऐसा हो, एल्स इफ, एक से ज्यादा इफ कंडीशन लगानी है, एल्स इफ। या तो ये रन होगा, ये फेल हुआ तो ये रन हुआ। अगर सारे इफ एल्स फेल हो गए तो एल्स रन होगा। ये कब चलता है? जब टॉप की कोई भी कंडीशन नहीं चल रही। ये सबसे लास्ट है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट है। अगर कोई भी फेल हुआ तो ये चलेगा। इज दिस क्लियर? अब इसके बेसिस पे आप प्रोग्राम बना सकते हो। जो आपके होमवर्क है, जितना मैंने कराया है वो तो करना ही करना है। इसके अलावा आप ऑड इवन का प्रोग्राम बना सकते हो, कि कोई नंबर ऊपर लिखना है और वो प्रोग्राम बताए कि ऑड है या इवन है, कैलकुलेट करके। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन, दो नंबर मैं दूं आपको, उसमें बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। बेसिक प्रोग्राम है। क्लियर? सारे वेरिएबल्स बना के प्रैक्टिस करनी है। सारे वेरिएबल्स स्ट्रिंग टैग्स पहचान में आने चाहिए आपको। ठीक है, इतना पहले आपको प्रैक्टिस, हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इस पर टाइपिंग करनी सीखनी है। स्टार्टिंग में कैसे टाइप कर रहे हैं, कैसे रन कर रहे हैं, ताकि जब हम और एडवांस प्रोग्राम पढ़ें, आपको ये सिंटेक्स समझ में आ जाए। क्लियर है? एक वीक आपको ये पूरी प्रैक्टिस करनी है कि हाथ में चीजें सेट हो जाए, कि फटाफट स्मूथली आप टाइप कर पाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, कभी आप कॉलन भूलोगे, कभी आप एरो लगाना भूलोगे। ठीक है, रन करोगे एरर आएंगी। एरर जैसे आपने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, ठीक है, और रन करने की कोशिश की, तो ये देखो ये एरर देगा आपको। तो एरर दे रहा है, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड। कहाँ पे आ रही है ये सिंटेक्स, आपको ढूंढना पड़ेगा अभी कहाँ पे एरर आ रही है।
ये कह रहा है डेमो जावा 18 लाइन नंबर 18 पे एरर है, तो आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो। स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, ये क्लास है स्मॉल दे दोगे, ये एरर देने लगेगा, रन करोगे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कंपाइलेशन एरर, सिस्टम कैन नॉट बी रिजॉल्व लाइन नंबर 18, यहाँ पे आपको दिखेगा। सिस्टम का एस कैपिटल लिखना है, क्लास का नेम हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आपने यहाँ पे कैपिटल डिफाइन कर दिया और नीचे स्मॉल यूज किया, फिर एरर आ जाएगा। जावा केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव मतलब अपर केस और लोअर केस की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर है, तो ये सारा चीजें प्रैक्टिस करना, पहले आप प्रैक्टिस करोगे, फिर ये एडवांस थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ेंगे। कन्वर्जन सीखेंगे, नेक्स्ट डेटा टाइप्स क्लियर हो जाएगा, कन्वर्जन सीखेंगे, कास्टिंग सीखेंगे, स्विच लूप, ये सब एक ही बार में सीख जाएंगे हम लोग। अगर इतना हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो गया आपको तो आईडी चलानी सीखनी है, रन करनी सीखनी है, वेरिएबल बनाने सीखने हैं, प्रिंट करना सीखना है, इफ एल्स सीखना है। क्लियर है, जो ऑनलाइन है क्लियर है ये, साथ दिया। ओके, एक्लिप्स डाउनलोड का है, मैं ग्रुप पे कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको, कौन सा ग्रुप का है, 6:30 अलग है, ये वाला। ठीक है, क्लियर, मैं इस